हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 7th क्लास है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जाके पिछली 6 क्लासेज जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआती उन्होंने क्या काम किया, फिर बीच में कुछ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, कुछ प्रबुद्ध भारतीय भी होंगे, वो भी कुछ स्कूल वगैरह स्थापित करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद आगे चल के जब आप देखोगे कि अलग अलग कानूनों के माध्यम से 1813 का अधिनियम आएगा तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे, 33 में 10 लाख की व्यवस्था करेंगे शिक्षा की। फिर मैकाले समिति बनेगी, चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो जितने भी समितियां बनी हैं शिक्षा से रिलेटेड वो भी सारी देखेंगे। कस्तूरी रंगन समिति जो आपकी 2017-18 में बनी थी, वो 20 में जो लागू हुई नई शिक्षा नीति, वहां तक हम देखेंगे। यूजीसी आयोग जो राधा कृष्णन समिति बनी थी, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ देखेंगे वन बाई वन करके। ठीक है। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जाके पुरानी क्लासेज देख लें, 6 क्लासेज जो पढ़ चुकी हैं। क्लासेज का स्तर जैसा मैंने बताया यूपी पीसीएस से ऊपर का रखा जा रहा है। आपकी 7वीं क्लास आज हो चुकी है। नेक्स्ट 2 क्लासेज में क्या होगा? अगली क्लास में आपका समाचार पत्रों का विकास, उन पर जो प्रतिबंध लगे हैं, प्रमुख समाचार पत्र, कौन संपादक थे, इसके बाद प्रमुख पुस्तकें, सारी पुस्तकें आ जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद एक क्लास आएगी अंग्रेजों के काल में जो संवैधानिक विकास हुआ है, जो अधिनियम आए हैं अंग्रेजों के, चार्टर एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो सारे देखेंगे। ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर अंग्रेजों का जो यहाँ पे कार्य था ना इंडिया में, वो सारा समाप्त हो जाएगा। फिर इंडियन लोगों का कार्य वहाँ से शुरू होगा, हमारी प्रतिक्रिया शुरू होगी, और वहाँ से 7 से 8 क्लासेज और लगेंगी और आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका 40 to 50% होने वाला है, 50% बाकी रहेगा। 8 या ज़्यादा 10 क्लासेज में खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में क्या होता है, अंग्रेज शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनका ये मकसद ही नहीं रहता है कि भारतीयों के जीवन में हम किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करें, बदलाव लाएं। शुरुआत में तो वो क्या चाह रहे हैं? व्यापार। जब व्यापार करेंगे तो कुछ समय बाद चाहेंगे व्यापार संतुलन उनके पक्ष में रहे। जब संतुलन आ जाएगा तो वो यहाँ से लोगों को, राज्यों को हराना शुरू कर देंगे। जब हराएंगे तो धन का दोहन, किस तरीके से कौन सा धन संपत्ति यहाँ से लेके और ब्रिटेन लेके जाई जाए, ये उनका पूरा प्रयास रहेगा। मजबूरी बस उन्हें क्या है, जब यहाँ पे उनकी कंपनी काम कर रही है तो उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, तो कर्मचारी चाहिए। अब कर्मचारी तो वही काम कर पाएंगे जो अंग्रेजी जानेंगे, जिनके पास स्किल होगी। तो इसके लिए उन्हें मजबूरन शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ा शुरुआत में। आगे चल के जब उन्हें बाजार चाहिए तो बाजार कौन लोग अपनाएंगे? उनकी चीज़ें जो शिक्षित होंगे। तो फिर शिक्षा का और बड़े पैमाने पे वो क्या विकास करेंगे। तो ये इन्होंने सारा शिक्षा के क्षेत्र में काम क्या किया, जो इनके खुद के हित सद रहे थे। ठीक है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना, जिससे उन्हें छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जा सके। ये हो गया इनका मकसद। जब मैकाले आएगा तो उसका मेन मकसद रहेगा कि ऐसा एक वर्ग बनाना, भारतीयों के अंदर एक ऐसा वर्ग बनाना जो रक्त, रंग और रूप से तो भारतीय हो, लेकिन सोच और विचार से क्या हो? अंग्रेज हो, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा वो प्राप्त कर चुका होगा। ये इनका मकसद रहता है। अब कुछ कार्य देख लेते हैं। 1785 में क्या होगा? चार्ल्स विलिकन्स रहेगा, बहुत फेमस व्यक्ति है, पहला अंग्रेज है जिसने संस्कृत सीखी थी। गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। गीता पूरी संस्कृत में थी तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया इसने। और इस जो अनुवाद किया, उस अनुवाद की प्रस्तावना किसने लिखी थी? वारेन हेस्टिंग्स। ये भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, इसने लिखी। इसी के समय में आप देखोगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था की स्थापना होगी। इस संस्था का प्रमुख कार्य ही था अध्ययन करना, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करना और सरल भाषा में लोगों को उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा? जो अंग्रेज रहेंगे इनको पढ़ेंगे और भारतीय जो एंशियंट कल्चर रहा है उसको समझेंगे, लोगों के विचारों को समझेंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे इन्हीं लोगों पर शासन करने के लिए। ठीक है। तो बिलिकन संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसने बनारस में पंडित कालीनाथ से संस्कृत सीखी थी। ठीक है। आज भी संस्कृत के लिए सबसे फेमस स्थान जो है वो बनारस ही है। 1787 बिलिकन्स ने हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो 2 अनुवाद कर दिए इसने, भागवत गीता और हितोपदेश।
अब एक संस्था की स्थापना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 में स्थापना होगी। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया था, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस जो संस्था थी ना, इसने बहुत हेल्प की अंग्रेजों की भारतीयों को समझने में, उन पर शासन करने में। इसने प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति की खोज, अध्ययन तथा अनुवाद का कार्य किया। किसने? इस संस्था की बात हो रही। 1789 में क्या होगा, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पता है, कालिदास की रचना थी। तो अब ये विलियम जोन्स का काम है। पहले के दो काम किसके थे? विलिकन्स के। 1792 में विलियम जोन्स ने मनुस्मृति आपको पता हो कि हिंदू लॉज है, हिंदू कोड बिल है यहाँ पर, जो प्राचीन काल में, इस मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? पुष्यमित्र शुंग के काल में। पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में मनुस्मृति की रचना हुई थी। इसमें बहुत सारे नियम बताए गए कि हिंदुओं को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल नियम भी हैं, है ना। तो इसी का इसने क्या किया, अनुवाद किया, जिससे इनको जो न्याय व्यवस्था है ना, न्याय व्यवस्था में भारतीय परंपराएं, जैसे हिंदुओं के बीच का झगड़ा है, कोई भी विवाद है, तो उसको हल करने में क्या हिंदू लॉज देखते थे। मुस्लिम का जो है तो वो शरीयत के अनुसार उसको निपटाते थे। इस तरीके से होता था। तो मनुस्मृति का इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ नाम से अनुवाद किया। मनुस्मृति का प्रथम अनुवाद इसके पहले अनुवाद हो चुका था, ये ध्यान रखो, ये दूसरा अनुवाद था। प्रथम अनुवाद किसने किया था? 1776 में नेथेलियन हेल हेड, इसने किया था। किस नाम से? जेंटू लॉज, इस नाम से किया था। 1792 में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया। गीत गोविंद रचना जो थी उसका क्या किया इसने, विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अनुवाद किसने किया, इसका किसने किया। ये जो 4-5 अनुवाद बताएं, डायरेक्ट इससे आ ही जाते हैं क्वेश्चन। 1804 बंबई में एशियाटिक सोसाइटी, बंबई में इसकी एक ब्रांच खोली गई, ठीक है। और 1823 में लंदन में इसकी स्थापना हुई कि अब ये जो अनुवाद इंडिया में हो रहे हैं वो लंदन में भी होंगे। अब शुरुआती कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, ये भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीधा याद कर लेना। कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। कलकत्ता में एक मदरसा खोला था और मेन मकसद ही ये था कि जो उर्दू है प्लस जो इनके ग्रंथ हैं मुस्लिमों के, उनका अध्ययन करना, उनको समझना। इसके प्रमुख कौन थे? मुल्ला मुजिदुद्दीन थे कलकत्ता मदरसा के। फिर 1791 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कलकत्ता मदरसा पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है ये जोनाथन डंकन वाला बनारस संस्कृत कॉलेज। तो इन्होंने, जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब ये जितने भी व्यक्ति हैं बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी हैं, जो भी काम कर रहा है, जो अनुवाद कर रहा है वो भी अधिकारी है, और जो कुछ खोल रहा है स्कूल वगैरह वो भी अधिकारी है। 1800 में लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की? कोलकाता में। इसका मकसद क्या था कि जो सिविल सेवक हैं उनको यहीं पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन सिविल सेवक इस टाइम पे कौन से हैं? सारे अंग्रेज हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध किया तो ये कॉलेज 1802 में बंद करना पड़ा। जो हेलेबरी में, ब्रिटेन के हेलेबरी में कॉलेज था एक, वहां पे प्रशिक्षण होता था पहले भी और बाद में भी, फिर यहीं होने लगा। आगे आते हैं। 1817 में राजा राम मोहन राय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉलेज, और डेविड हेयर, इन्होंने पैसा लगाया था। इनके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है ये। पाश्चात्य शिक्षा देने वाला भारत का प्रथम उच्च शिक्षण संस्थान था जो यूरोपीय शिक्षा देता था। बाद में डलहौजी ने इसको क्या, प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में दर्जा दे दिया गया। जो सबसे बड़ा कॉलेज हुआ करता था प्रेसिडेंसी का, जिसको जैसे होता है ना आज की डेट में आईआईटी है, तो वही दर्जा इनको दे दिया गया था कि ये शासन का कॉलेज है। 1834 में बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई। एल्फिंस्टन कौन थे? बंबई के गवर्नर थे। तो इनके नाम पर बंबई में कॉलेज की स्थापना हुई। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, और ये एशिया का उस टाइम का सबसे सुसज्जित मेडिकल कॉलेज था, सबसे आधुनिक जिसे बोलते हैं।
एक व्यक्ति थे टॉमसन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने ग्रामीण शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है। और ये अवध वगैरह जो प्रांत था ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध, ये यूपी साइड का, यहीं पे ये क्या थे, गवर्नर थे। तो इन्होंने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, टॉमसन ने। अब आते 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया। नेक्स्ट 2 क्लासेज में आपका संविधान सारे आ जाएंगे, जितने भी अधिनियम आए, ठीक है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में पाश्चात्य शिक्षा हेतु, या यहाँ पे लिखा था वैज्ञानिक शिक्षा हेतु, वैज्ञानिक शिक्षा, साहित्य, कला, इस सबके प्रसार हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने की बात की गई थी। लेकिन ये 1 लाख रुपए कई वर्षों तक खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि एक विवाद आ गया आंग्ल और प्राच्य का। क्या होता है आंग्ल प्राच्य, अभी मैं बताता हूँ। आंग्ल मतलब, ये विवाद मेनली था शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी होगा कि स्थानीय भाषा होगा। अगर अंग्रेजी होगा तो आंग्ल लोग ये चाह रहे थे, प्राच्य वाले चाह रहे थे कि स्थानीय भाषा होना चाहिए, ठीक है। प्राच्य आंग्ल विवाद क्या था? यह विवाद 1823 में गठित जन शिक्षा की सामान्य समिति, कोलकाता में एक समिति बनाई गई, जिसमें बोला है कि जो पब्लिक एजुकेशन है उस पर एक सामान्य समिति है, इसके कुछ सदस्य थे, इनके बीच में ये विवाद हुआ। क्या हुआ कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा और स्वरूप क्या होगा। प्राच्य समर्थक क्या चाहते थे, यह भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार संस्कृत और अरबी में करना चाहते थे, कि हिंदुओं की भाषा रहे और मुस्लिमों की भाषा रहे, यहाँ की लोकल भाषा में ही ये शिक्षा का प्रसार करना चाह रहे थे। कौन थे इसके समर्थक? जेम्स प्रिंसिप, एच विल्सन, कोलबुक और विलियम कैरी, सब ने बड़ी बड़ी बुकें लिखी हैं। इसने, प्रिंसिप ने तो पता होगा आपको कि इसने क्या, ब्राह्मी लिपि इसी ने ही पढ़ी है। आप लोगों को कमेंट में बताना है किस सन में पढ़ी थी। आंग्ल समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में ये प्रदान करना चाहते थे, जो आंग्ल समर्थक थे। और इसके समर्थक कौन थे? चार्ल्स ग्रांट और ट्रेवलियन, ये दोनों थे। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जितनी क्लासेज अब तक हो चुकी हैं, अगर जिन लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ ली, एक एक पॉइंट याद होगा तो उनका एक टेम्पो सेट हो गया होगा। अब वो यहाँ से आगे ही बढ़ते रहेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा, सीरियस स्टूडेंट है, पहला टास्क आप लोगों के लिए यही है कि आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं। बाकी जो स्टूडेंट ये करके बैठेंगे, अगले 4 से 5 दिन में इनको क्या, इनको मतलब प्रोवाइड कराया जाएगा, वो उस पर आगे बात होगी। लेकिन जो आपको टास्क दिया गया है, जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो खुद के नोट्स बनाएं। टाइम टू टाइम पे जो चीज़ें दी जाती हैं, टास्क दिए जाते हैं, जो आपके प्रीवियस एस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं रेगुलर, ठीक है। आगे चलते हैं। इस विवाद को निपटाने हेतु विलियम बेंटिक ने 1833 में लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति जो थी उसका अध्यक्ष बना दिया, और अन्य 10 सदस्य और थे इसके। और इसको बोला कि आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत करो, इस विवाद को कैसे निपटाया जाए। अब आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति एक झटके में पूरा विवाद निपटा देगा, कोई इफ एंड बट लगाएगा ही नहीं, ऐसे शब्द बोल देगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो प्राच्य वाला है कभी सोचेगा ही नहीं। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। 2 साल बाद इसने क्या किया, अपना एक स्मरण पत्र दिया शिक्षा पर। क्या बोला इसने? अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा को नीति बनाया। इसने बोला कि भारत में शिक्षा के प्रसार का मतलब ही है कि अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य विज्ञान साहित्य की शिक्षा देना, ठीक है। किस बेस पे दिया इसने? इसने बोला कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, यूरोप की जो लाइब्रेरी है, एक अच्छी लाइब्रेरी, उसकी केवल एक अलमारी भारत और अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। इसने भारतीय साहित्य को एकदम निकृष्ट घोषित कर दिया कि इसमें कुछ है ही नहीं, पढ़ने जैसा है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को बना दिया, तो ये तो फिर शिक्षा का माध्यम डिसाइड करने में से प्रॉब्लम होगी नहीं। ये खुद में विद्वान आदमी था, इसको बहुत सारे काम मिले थे। आप देखोगे आगे चल के विधि आयोग का अध्यक्ष था ये, प्रथम विधि आयोग का, प्रथम विधि सदस्य बनेगा वायसराय की कार्यकारिणी में, शिक्षा के लिए काम करेगा। जो आपकी आईपीसी वगैरह आएगी, इसी के जो बताया हुआ स्मरण पत्र होगा उसी पर ही सारी बनेंगी। तो ये बहुत टैलेंटेड था, हर 15 दिन में एक भाषा सीख लेता था ये व्यक्ति। इसने अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, एक तो इसने भी ये बात की थी, आगे चल के लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ये फेमस हुआ है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी,
इसमें क्या होता है कि जो ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें शिक्षित कर दो, इनका ये कहना था। जब इन्हें शिक्षित कर दोगे तो अपने आप छन छन के शिक्षा का प्रसार नीचे तक, बहुत जगह तक पहुंच जाएगा। वो लोग अपने परिवार को शिक्षित करेंगे, आसपास को, पड़ोस को, रिश्तेदार, इस तरीके से ये पहुंच जाएगा। तो इसके अनुसार उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो शिक्षा का प्रभाव छन छन कर नीचे तक पहुंच जाएगा। 1843 से 53 के बीच में उत्तर पश्चिमी प्रांत, यूपी भी इसी में ही आता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, यूपी के जो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो थे टॉमसन। इन्होंने देसी भाषा में ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई। मीन्स मैकाले जो शिक्षा नीति लाया था तो अंग्रेजी में सारे स्कूल खुलने शुरू हो गए, अंग्रेजी में शिक्षा देने जाने लगे, बिल्कुल शुरुआत से, प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा। अब एकदम से जो बच्चा अपनी भाषा बोलता है वो कैसे उसको एडॉप्ट कर लेगा, तो प्रॉब्लम हुई। इस व्यक्ति ने वो प्रॉब्लम समझी, तो इसने क्या किया, इसका जो एरिया था उत्तर पश्चिमी प्रांत वाला, वहाँ पर देसी भाषा में ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई। और जो अंग्रेजी स्कूल हैं इसने बंद करा दी बहुत सारे, अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक इसने सीमित कर दी, और इसका बड़ा फायदा हुआ। आगे चल के चार्ल्स वुड डिस्पैच होगा तो ये इसी की चीज़ों को क्या है, जमीन पर उतरा देगा। चार्ल्स वुड रहते हैं, बड़े अधिकारी रहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और बोला गया कि भारत में जो अब तक के एक्सपीरियंस हैं शिक्षा के, उस पर अपनी रिपोर्ट दो, आगे के लिए सुझाव दो। तो इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा, शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र। जो जो सिफारिशें ये देगा, ध्यान से सुनना, सारी सिफारिशें आज भी लागू हैं, आज भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें 20% भी एडिशन नहीं हुआ जो ये बंदा करके गया था। तो उस टाइम पे इसने सोच लिया था और चीज़ें करा दी थी। सिफारिशें क्या थी, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे, आज भी सरकार यही सब कर रही है। उच्च शिक्षा अंग्रेजी तथा प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में हो, यही आज भी चल रहा है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होती है अधिकतर जगह, धीमे धीमे अंग्रेजी आ जाती है, और फिर उच्च शिक्षा जैसे आप बीटेक वगैरह करने जा रहे हो तो आपका हिंदी का विकल्प ही नहीं है। अब ये गवर्नमेंट जरूर चाह रही है कि इसको स्थानीय भाषा का विकल्प दिया जाए, ठीक है। फिर निजी स्कूल खोले जाएं, या निजी जो लोगों का है, प्राइवेट जो लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए कि वो उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसने बोला कि प्रांतीय शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए, तो हर राज्य का अपना एक बोर्ड होता है हाई स्कूल और 12th का, आपको पता होगा, इसने उस टाइम बोल दिया था। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएं। 1857 तक विश्वविद्यालय खोल दिए गए थे इन तीनों जगह पे, और आज भी आपको पता है कि वही विश्वविद्यालय चल रहे हैं। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा दी जाए, बीटेक, एमबीए, ये दो मैंने बता दिए, बाकी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तकनीकी में बहुत सारे होते हैं, व्यवसायिक में बहुत, तो इसने बोला कि ये शिक्षा दी जाए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर जगह होंगे। समग्र शिक्षा जो अभियान है उसमें तीनों चीजें हैं आपकी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी काम हो रहा। तो जो ये व्यक्ति बोल के गया था चार्ल्स वुड, इसीलिए इसको बोला जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये मैग्ना कार्टा है, महान अधिकार पत्र। ये सारी इसने सिफारिशें दी थी, ऑलमोस्ट सारी सिफारिशों पे काम शुरू हो गया था, और फिर जाके शिक्षा का प्रसार हुआ इंडिया में। फिर अगली एक समिति बनाई गई 1882 से 83 के बीच में, 82 सन इसका माना जाता है मेनली, हंटर शिक्षा आयोग। डब्ल्यू हंटर इसके अध्यक्ष थे, और इसके अलावा इस समिति में 20 सदस्य और थे, 8 जिनमें से भारतीय थे। भारतीय इस टाइम पे पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे भारतीयों को शामिल कर लेते थे, खासतौर से उन भारतीयों को जिनका अंग्रेजों के प्रति ना एक प्रकार से झुकाव हो, ठीक है, वो लॉयल जो उनके थे। इसका कार्य क्या था, ध्यान रखना, इस समिति के बारे में पूछा जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जो है ना समीक्षा करनी थी, उच्च शिक्षा के लिए ये समिति नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, इन्होंने बोला। स्थानीय भाषा में शिक्षा हो। इन स्कूलों का जो स्कूल है आपके प्राथमिक और माध्यमिक, इनका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए। तो आज भी आप देखते हो जिला बोर्ड या नगर पालिका परिषद ये स्कूल चलाते हैं। निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाए, इस चीज़ को फिर से इन्होंने दोहराया कि निजी स्कूल भी खोले जाए शिक्षा के क्षेत्र में।
ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एक माहौल मिले क्लासरूम वाला, पर डे करने को कुछ ना कुछ रहे, रिवीजन होता रहे, टेस्ट होते रहे और भी बहुत सारे काम होते रहते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। सारी पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा, टास्क मिल जाएंगे, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं वो दूर होते रहते हैं। फीस 299 है। फ़ोन पे और पेटीएम या गूगल पे आप कुछ भी कर सकते हो इस नंबर पे, नेम ये देख लेना। इसके बाद पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर स्क्रीनशॉट भेजना है, मेंशन कर देना बैच का नाम। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बीपीओ बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीपीओ बैच ज्वाइन करने का भी सेम प्रोसेस है, वहाँ पे आपके कोर्स टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। आगे चलते हैं। रैले कमीशन, फिर अगला कमीशन कौन सा बनेगा हंटर के बाद? 1902 में रैले कमीशन। विश्वविद्यालय आयोग भी इसे बोला जाता है, कर्जन ने बनाया था। कर्जन एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी, सबसे ज़्यादा अगर बदनाम कोई वायसराय था तो ये कर्जन था। तो इसने क्या किया, विश्वविद्यालय जो थे आपके राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बन गए थे, खासतौर से कलकत्ता विश्वविद्यालय। स्टूडेंट लाइफ में ही राजनीति होने लगी थी, लोग ध्यान देने लगे थे क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इसने विश्वविद्यालयों पर कंट्रोल करने के लिए इसने बनाया रैले कमीशन। 2 सदस्य इसके भारतीय थे, केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर इसे सुझाव देने थे और इसके जो सुझाव थे उसी के आधार पर 1904 में इसने क्या किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया और इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इतना सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था कि अगला जो कमीशन बनेगा सैडलर, तो सैडलर चूंकि लीड्स विश्वविद्यालय था, लीड्स विश्वविद्यालय का उप कुलपति था, तो ये क्या होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये बोलेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सरकारी नियंत्रण इन्हीं विश्वविद्यालयों पे है जो इंडिया में। आलोचना करेगा वो इस कमीशन की। फिर 1910 में भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। ये जो बीपीओ वाले हैं उनको पता होगा कि जब शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी इसके बाद एक सदस्य जो होगा वायसराय की परिषद में, उसमें एक सदस्य शिक्षा प्लस लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन वाला था, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया है। और ऐसा प्रथम व्यक्ति कौन रहेगा, हरकोट बटलर। जो लोग भी बीटेक वगैरह करने के लिए कोचिंग के लिए गए होंगे, यूपी के होंगे, उन्हें पता होगा HBTI करके इंस्टीट्यूट है आपका कानपुर में, और यूपी का वन ऑफ द बेस्ट सरकारी स्कूल है यूपी SSSC से जिसमें एडमिशन होते हैं, तो इसी के नाम पर है, हरकोट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला कमीशन बनेगा सैडलर आयोग 1917 में। 2 सदस्य इसके भी भारतीय थे, बाकी और सदस्य अंग्रेज होंगे, 2 भारतीय सदस्य थे। इसने 1904 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की। इसने बोला कि 12 वर्ष तक पहले स्कूली शिक्षा के होने चाहिए, मतलब 1 से 12 तक पहले पढ़ो आप, उसके बाद 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। कुलपति नियुक्त करने का सुझाव दिया। इसने बोला कि विश्वविद्यालयों पे जो कंट्रोल है आपका वो किसका, गवर्नर का, इसका नहीं होना चाहिए, कुलपति नियुक्त करो। कुलपति जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो चांसलर रहेगा, वो क्या करेगा, वो विश्वविद्यालय को कंट्रोल करेगा। फिर 1919 के अधिनियम के पश्चात शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। 1929 में एक समिति बनी, हार्टोग समिति, ये सारी समितियों की ही बात हो रही। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बल देने की बात की, लेकिन इसे अनिवार्य बनाने की निंदा की कि प्राथमिक शिक्षा पे बल दो, जरूरी है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। इन्हीं की सलाह पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब इसका पुनर्गठन हुआ। 1937 में क्या होगा, मूल या बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, वर्धा जगह थी, यहीं पर जाकिर हुसैन थे, इनकी समिति ने, और जाकिर हुसैन को किसने दिया था सुझाव, ये जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने दिया था। जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना प्रस्तुत की, लेकिन ये योजना किसके विचारों पे थी, ये उन सारे लेखों को इसमें शामिल किया गया था जो गांधी जी ने यंग इसमें हरिजन में लिखे थे, ठीक है। तो यह योजना गांधी जी के हरिजन में शिक्षा पर लिखे लेखों पर आधारित थी।
जो हरिजन समाचार पत्र में गांधी जी लेख लिखते थे कि शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए, मूलभूत होने चाहिए, शुरुआत से ही व्यक्ति को कैसे प्रोडक्टिव काम करना है, स्किल वो सिखाया जाए, व्यवसायिक काम करना सिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी की थी, मातृभाषा में होनी चाहिए। तो उसी लेखों पर आधारित डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी 1937 में, और इसको प्रस्तुत करने का सुझाव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या था कि बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन ये योजना लागू नहीं हो पाई, क्योंकि 1939 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो सारी योजनाएं एक ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। पूरे देश में वायसराय का शासन हो गया था और सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए थे। फिर 1944 में सार्जेंट योजना आई। इन्होंने क्या बोला? देश में प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, इनकी कमी है, इन्होंने बोला। फिर 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम पता होगा, हमारे उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग बना, विश्वविद्यालयी शिक्षा पर सुझाव देने के लिए था। इन्होंने क्या बोला? उच्च शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। अब आप लोगों को बताना है शिक्षा को संवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया। ठीक है। प्रशासनिक सेवाओं हेतु स्नातक अनिवार्य कर दिया गया, इसीलिए अब जो लोग भी सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी या पीएससी देते हैं उनके लिए क्या है? स्नातक अनिवार्य है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई, और 1956 में यूजीसी एक कानून आया, और इसके आधार पर इसे क्या है? स्वायत्त बना दिया गया। स्थापना 53 में ही हो गई थी, लेकिन यूजीसी के लिए जो मेन कानून है उसे वैधानिक आयोग बनाया गया। वो कब बना? 1956 में। 1952 में एक मुदालियार आयोग बना। इसके बारे में ये नहीं जानना है कि इन्होंने क्या बोला, इतना ही जानो कि ये शिक्षा से रिलेटेड था, और लक्ष्मण स्वामी मुदालियार इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। 1964 में कोठारी आयोग बना, शिक्षा से संबंधित ही था। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और शिक्षा नीति बनी थी इसी टाइम इन्हीं की सिफारिशों पर। फिर 1986 में नई शिक्षा नीति आई, और इसी नई शिक्षा नीतियों में नवोदय विद्यालय खोलने का जिक्र था, जो आगे चल के खोले गए। कुछ अन्य तथ्य जान लो। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत जो थी, इसने 1906 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। बड़ौदा रियासत के बारे में अगर आप जानो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनको पढ़ाने में भी इन्होंने बहुत हेल्प की थी बड़ौदा रियासत ने। तो शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इस रियासत ने बहुत अच्छे काम किए। गायकवाड़ लोग थे यहाँ पर, जो आपके सिंधिया हैं उनकी शायद जो पत्नी हैं वो भी इसी रियासत की हैं। ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मन स्कूल की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी? आपकी कोलकाता में, नॉर्मन स्कूल हार्डिंग ने कोलकाता में की थी। यहाँ पर आपकी आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के बारे में मैंने बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में आपकी आएगी समाचार पत्र और पुस्तकें, सारी पत्रिकाएं, उनके लेखक क्या है। तो यहाँ पे आपके स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी समाचार पत्र हैं वो आ जाएंगे, सारी पुस्तकें आ जाएंगी। अगले में आएगा संवैधानिक सुधार। जब संवैधानिक सुधार हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आ जाएगा आपके सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। इसके बाद सारे विद्रोह आ जाएंगे, आदिवासी, जनजाति, किसान विद्रोह, वो सब। और जब ये सब हो जाएंगे फिर कांग्रेस पूर्व की संस्थाएं, और फिर कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें यहाँ पे आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी। पंचायती राज की कंप्यूटर एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। 27 टोटल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट पंचायतों पर हुए, और हर एक टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यूपी स्पेशल क्लासेज पीडीएफ सब मिल जाएंगे आपको, टास्क मिल जाएंगे, प्लस रेगुलर गाइडेंस आपका मिलता रहेगा। ये प्रोसीजर है, इस नंबर पे पे करना है और स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी जिन लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही हैं वो बिल्कुल शेयर करते रहिए। आप लोग जो भी आपके टच में रहता है उनको बताइए इसके बारे में, वो लोग भी पढ़ें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।